Hello, hi everyone. Welcome to my About Bio. This is Ashwani ma'am. So guys, I hope आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स की एज वेल एज आप लोगों की नीट एग्जाम की। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपने जितने भी 12th के चैप्टर्स हो सबको आप सभी चैप्टर्स को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, यू आर गिविंग अ नीट एग्जाम इन विच ओनली 12th सिलेबस इज कमिंग। सो इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं एंड अच्छे से एनसीईआरटी रीड भी करने हैं। टारगेट कितना बताया मैंने आपको, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपको पूरी की पूरी 12th की एनसीईआरटी रीड कर डालनी है। तो आज आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड्स ओरिएंटेड वीडियो लेके आई हूँ जिसमें 2020 to 23 का जो आपका सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर आपका लॉन्च किया है उस वही सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के जब टर्म वन एग्जाम था ना तब भी मैंने सॉल्व करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो पहले वाले क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड जो कुछ क्वेश्चंस हमारे टर्म टू के सिलेबस से है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट सॉल्व करना। देखो बच्चों, एक बार थोड़ा सा ना पैटर्न में आप लोगों को समझा देती हूँ। आपको पता है आपका जो बायो का एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का आएगा एंड 3 आवर्स का एग्जाम होने वाला है। तो एक बार पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैं सपोज अगर मैं स्टूडेंट होती एंड मेरा बोर्ड एग्जाम होता तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जितने भी हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका जो पेपर है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 16 क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है। एंड सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में है आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच एंड सेक्शन ई में है 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले मैं जो पेपर करना स्टार्ट करूंगी वो सेक्शन ई से स्टार्ट करूंगी। जब मैं इवन अपने बोर्ड एग्जाम्स में देती थी मैं हमेशा यही करती थी, जितने भी हाई वेटेज वाले क्वेश्चन थे जो सबसे ज्यादा लेंथी वाले क्वेश्चन होते थे उनको पहले निपटा लेती थी, क्योंकि जो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो तो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और सबसे ज्यादा 1 मार्क्स वाले ट्रिकी होते हैं, उनको सोचना पड़ता है, 1 वर्ड का आंसर देना पड़ता है। और अगर मेरे को 1 वर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं उसको सोचने सोचने में 10 15 मिनट वेस्ट कर दूंगी। फिर मेरे एक माइंड में ये भी रहेगा कि यार आगे का इतना सारा पेपर रह रहा है मेरा करने का, मुझे वो भी करना है। तो इससे बेटर ये है कि पूरे पेपर को एक बार पढ़ लो। सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 to 6 मिनट्स पूरा पेपर पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको जो पार्ट लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन 100% आता है, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। जो पार्ट आपको लगता है कि यार मुझे इस पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में टाइम लगेगा, उसको बाद में अटेम्प्ट करो। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होता है सबसे एंड में करो वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पेपर सबसे पहले पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि सारे एमसीक्यूज आपको आते तो सबसे पहले निपटा देना उनको। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन करूंगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन रीड करना है सबसे पहले। एन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज टू अंडरगो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। मतलब एक इनफर्टाइल कपल है, उनको बोला गया कि भाई आप आईवीएफ करा लो। आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इसमें से कौन सा करेक्ट टेक्निक है जो आप उनको दोगे कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब में। अब आपको पता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर हमें ट्रांसफर करना होता है तो मैं सिर्फ जाइगोट करती हूँ या फिर ब्लास्टोमी अप टू द 8th स्टेज तक। उससे ज्यादा अगर अर्ली स्टेज में अगर हम कराते हैं, मतलब उसके लेटर स्टेज में अगर हम कराते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ना करा के हम उसको यूट्रस में कराते हैं। कराते नहीं कराते हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। मतलब करेक्ट मेरे को बताना है। सबसे पहले आपका कॉन्डम। तो कॉन्डम में क्या होता है, ये आपका स्पर्म को प्रिवेंट करता है रीचिंग द सर्विस। एग्जैक्टली, तो ए का मेरा थर्ड होने वाला है। देखो ए का थर्ड किस में दिया हुआ है, सिर्फ सी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरे यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। बाकी ऑप्शन में जो है वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वेस्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका मतलब बी का होगा मेरे पास फोर्थ। पिल्स क्या करती है, पिल्स आपको ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है। सी का सेकंड राइट। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवम है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में इस्थिमस वाले रीजन में नहीं पहुंच पाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये भी हमारा करेक्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। हिस्टोन के अंदर क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म में होता है, एंड हिस्टोन के अंदर हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स, क्यों बेसिक अमाइनो एसिड यूज करता है, बिकॉज मेरे को डीएनए रैप कराना है अमाइनो एसिड्स के ऊपर, और डीएनए एसिडिक इन नेचर है, तो ऑब्वियसली बात है अमाइनो एसिड मेरे को बेसिक लेने पड़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड कौन है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज आर दो अमाइनो एसिड जो बेसिक इन नेचर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, मतलब इवोल्यूशनरी कन्वर्ज, आपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल जगह पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते तो उन सबको उठा के एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया, मतलब अलग अलग जगह से आप इंडिविजुअल्स को लेके आके एक जगह पे लेके आ रहे हो, रख रहे हो, तो इसका मतलब उन सबका फंक्शन सेम हो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, मतलब उन सबके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, सेम एंसेस्टर वाले अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो सेम एंसेस्टर्स विद क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। और कन्वर्जेंस में क्या हो जाता है, आपका सेम फंक्शन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होना चाहिए, कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, मींस अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करने वाले लोगों का जब एक कॉमन सेट ऑफ फंक्शन हो जाता है उसको बोलता है इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, या फिर आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछता है, Apis mellifera are killer bees possessing toxic bee venom. Identify the treatment and type of immunity developed from the given table to treat a person against the venom. अब हमें एग्जैक्टली बताइए कि जब हमें बी विनोम के लिए यूज करना पड़ता है तो हमें ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज का यूज करते हैं वहां पे। अब मेरी बॉडी के अंदर अगर मेरे को एपिस मेलिफेरा ने काट लिया है तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई बाहर ये तो वेट थोड़ी ना करूंगी भाई मेरी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाए, बनी बनाई एंटीबॉडीज का इंजेक्शन हम लेते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। एंड किस टाइप का इम्यूनाइजेशन है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ पेस्टिव इम्यूनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, सी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। सेम हम स्नेक वेनोम में भी यूज करते हैं। 6, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरेंस का नाम सुनते मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, वायरस, कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तभी मेरी बॉडी इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो इंटरफेरॉन्स किसके लिए होता है, मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन ह्यूमन। इसमें से सर्च कर लो कौन सी वायरल डिसीज है, तो हमें पता है एड्स हमारी वायरल डिसीज है जो कोज कर किसके थ्रू होती है, एचआईवी वायरस के थ्रू होती है। क्लियर। Next question. Which of the following water sample in the table given below will have a higher concentration of organic matter? सिंपल सी चीज याद रखो, ऑर्गेनिक मैटर अगर हाई होगा, ऑर्गेनिक मैटर हाई है किसी वाटर के अंदर, तो इसका मतलब मोर ही उसके अंदर माइक्रोब्स होंगे, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, एंड मोर ही उसका क्या होगा, बीओडी होगा। लेकिन लेस क्या होगा उसका, डीओ होगा, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन लेस होगा। बीओडी एंड डीओ दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन करते हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वो मोर ही पॉल्यूटेड होगा, मोर ऑर्गेनिक मैटर है तो मोर पॉल्यूटेड, ये रिलेशन याद रखना बस आप। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, ज्यादा पॉल्यूटेड जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खाने के लिए उतनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, आएंगे नहीं, इतनी ज्यादा वाटर की बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मतलब बीओडी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। एंड उस वाटर की डीओ क्या हो जाएगी, वाटर की डीओ कम हो जाएगी, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो वाटर सैंपल कौन से वाटर सैंपल होगा, लेवल ऑफ पॉल्यूशन हाई होगा, बीओडी हाई होगा, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाम H1 साइट है, टेट्रासाइक्लिन पे एग्जैक्टली। द फॉरेन डीएनए वाज लाइगेटेड, हमने क्या किया, एक डीएनए को लिया बाम H1 साइट पे लाइगेट करा दिया, इसका मतलब मेरी ये जो साइट है ये इनएक्टिव हो जाएगी, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब मेरे को क्या बताना है यहाँ पे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेरे को बताना है, द ट्रांसफॉर्मेंट्स वर देन ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिक्लाइन।
तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। अब मैंने अपने डीएनए को बाम H1 साइड पे रखा है, तो मेरी बाम H1 साइड में तो ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगा ही नहीं करेगा, और मेरे को ट्रांसफॉर्मेंट सर्च करना है। तो जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा है लेकिन एम्फिसिलीन में ग्रो कर रहा है, वही मेरा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करना चाहिए, नॉन ग्रोथ, बट एम्फिसिलीन में ग्रोथ करना चाहिए, इसका मतलब ये बी हो जाएगा। ए वाला क्या होना चाहिए, ए में टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहा है, एम्फिसिलीन में ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है कि हमारी जो टेट्रासाइक्लिन साइट है वो सही है, लेकिन एम्फिसिलीन वाली साइट हमारी इनएक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब जो डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन पे ना लग के एम्फिसिलीन पे लग गया है, और दोनों में ही ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और दोनों में ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते। Question 9. Swati was growing a bacterial colony in a culture flask under ideal laboratory condition where the resources were replenished. Replenish का मतलब है यूज कर लिया वापस से आ गए, यूज कर लिया वापस से आ गए, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब रिसोर्सेज क्या मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। Which of the following equation will represent the growth in this case? अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो मतलब कैसा ग्रोथ दिखाएगा ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन मैंने आप लोगों को कल ही याद कराई है, dn/dt इज इक्वल्स टू Rn। और अगर मैं आपसे लॉजिस्टिक का पूछूं तो लॉजिस्टिक का क्या बताओगे? लॉजिस्टिक का होगा dn/dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n बाय k। यहाँ पे कर्व आता है मेरे पास कैसा, जे शेप, और यहाँ पे आता है एच शेप। बस सिंपल है, तो आंसर होना चाहिए मेरा यहाँ पे बी। और r इज इक्वल्स टू क्या होता है, r इज इक्वल्स टू b माइनस डी। क्या हो गया ये भी चीज हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एनिमोन गेट अटैच टू द सर्फेस ऑफ द हर्माइट क्रैब। ये भी कल मैंने आप लोगों को इकोलॉजी की वीडियो में कराया था। सी एनिमोन हर्माइट की बैक के ऊपर अटैच रहता है, जिधर जिधर सी एनिमोन जाएगा हर्माइट क्रैब, एट द सर्फेस ऑफ हर्माइट क्रैब, तो वहां पे उसको क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, एक को बेनिफिट नहीं होता है। और एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर जीरो। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉन एज कॉमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर, म्यूचुअलिज्म में दोनों के ऊपर पॉजिटिव, पैरासिटिज्म में एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Which of the following food chain is the major conduct for energy flow in terrestrial and aquatic? अब हमें सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर मेरे को बताना है टेरेस्ट्रियल के अंदर सबसे ज्यादा फूड का जो फ्लो पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वो हमें डेट्राइटस फूड चेन से मिलती है, सबसे ज्यादा डेट्राइटस। और अगर एक्वेटिक की बात करेंगे तो एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन से मिलती है। टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस, एक्वेटिक में ग्रेजिंग। अब देखो आंसर क्या होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल का होना चाहिए डेट्राइटस, टेरेस्ट्रियल डेट्राइटस, एक्वेटिक ग्रेजिंग, तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। डन। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन क्या बताया था कल मैंने आप लोगों को, कि आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर आपके घर पे आ रहा है या फिर आप डॉक्टर के घर पे जा रहे हो। एक इंसिटू बताया था, इंसिटू का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, एक है डॉक्टर आपके घर पे आ रहा है। तो इसका मतलब एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज है, जिन स्पीसीज को आपको प्रिजर्व करना है, तो आप उन स्पीसीज के साथ जाके रह रहे हो, उनको कंजर्व कर रहे हो। लेकिन एक एरिया है जहाँ पे एक या दो ही स्पीसीज रह रही है, तो आप उन स्पीसीज को वहां से उठा के अपने एरिया के अंदर लेके आते हो, उनको कंजर्व करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सीटू, आप अपने पास लेके आते हो। एक्सीटू के अंदर हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है मोस्टली। तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा क्या, सीड बैंक, बिकॉज सेक्रेड ग्रुप, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब के सब किसमें थे, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये है हमारे इन सीटू के एग्जाम्पल। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एसेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड। एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियोज होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है।
अब रीजन में क्या लिखा है, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कोई जेनेटिक वेरिएशंस भी नहीं आते। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर ए। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। 14 देखो, व्हाइट आई येलो बॉडीड ड्रोसोफिला फीमेल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ कराया, रेड आई ब्राउन बॉडीड मेल के साथ कराया। F1 प्रोजेनीज जो भी आई उनका फिर इंटरक्रॉस करा दिया। फिर देखा गया कि भाई जो F2 रेशो था वो हम लोग जब हम मेंडल का कराते थे तो 9:3:1 आता था, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर वो वेरिएशन डेविएशन हुआ, डेविएट में मतलब ये रेशो नहीं देखने के लिए मिला, कुछ अलग रेशो देखने के लिए मिला जिसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा था एज कम्पेयर टू द नॉन पैरेंटल। ये था, तो ये असर्शन इन्होंने बोला। फिर रीजन में ये लिखते हैं भाई ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज जो ड्रोसोफिला के दो जीन्स होते हैं ना सेम ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होती है, जिसकी वजह से पैरेंटल जीन जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉन पैरेंटल टाइप। असर्शन से भी हम एग्री कर रहे हैं, रीजन से भी, एंड ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है एग्जैक्टली। नेक्स्ट पढ़ो। फंक्शनल एडीए एडिनोसिन डियामाइनेज cDNA gene must be inserted in the lymphocyte at the early embryonic stage। early embryonic stage में भी ऑब्वियसली हम एडीए जीन जो है वो डाल सकते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर। रीजन में क्या लिखते हैं, बिकॉज सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मोर्टल डिफरेंशिएटेड एंड इजी टू मैनिपुलेट। ऐसा तो नहीं होता है, क्या ऐसा कोई रीजन है कि हमारे यहाँ पे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मॉर्टल्स होती है सारी की सारी सेल्स, डिफरेंशिएटेड होती है एंड इजी टू, ऐसा कुछ नहीं है। असर्शन सही है बट रीजन गलत है यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरा असर्शन सही है रीजन गलत है, इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गिवन बिलो इज द एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, एज पिरामिड नेक्स्ट पेज पे वो दिखाती हूँ, इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया एज पर 2021 सेंसस का मतलब होता है आपका जब काउंटिंग करते हैं पॉपुलेशन का। इट डिपिक्ट द मेल पॉपुलेशन ऑन द लेफ्ट साइड में मेरे पास मेल पॉपुलेशन दिया हुआ है एंड फीमेल पॉपुलेशन दिया हुआ है राइट साइड में, ठीक है। न्यू बॉर्न्स दिया हुआ है बेस की साइड पे, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एज ग्रुप में वो बढ़ता जा रहा है। फिर देखा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, सबसे टॉप पे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है। स्टडी करो, क्या देखा है, स्टडी दिस पिरामिड हो गया। देखो क्या बोलता है, स्टडी दिस पिरामिड, इस पिरामिड को स्टडी करो एंड कमेंट अपॉन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ असर्शनेटेड द रीजन। असर्शन में लिखा हुआ है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन, अब हमें पता था कि इन्होंने बेस पे बोला, बेस पे है हमारे न्यू बॉर्न। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एज गैप बढ़ता जा रहा है और सबसे ऊपर कौन है मेरे, ओल्ड ग्रुप वाले हैं। ओल्ड ग्रुप मीन्स हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव और न्यू बॉर्न वाले प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी स्टेबल पॉपुलेशन असर्शन सही है। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ये हमारे हैं रिप्रोडक्टिव वाले, reproductive and reproductive almost in equal and post reproductive are relatively fewer exactly, तो यही तो रीजन है सर इसका स्टेबल पॉपुलेशन होने का, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। In the figure given below, part A and B show the level of hormone which influence the menstrual cycle exactly। चलो अब हम देख लेते हैं ए, एफएसएच और एलएच कौन सिक्रेट करता है, एफएसएच हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरीज से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन देखो, नेम द ऑर्गन्स विच सिक्रेट द हार्मोन रिप्रेजेंटेड इन ए एंड बी। ए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, बी हमारा ओवरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन इन पार्ट बी, पार्ट बी के हॉर्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन इन द पार्ट बी ऑन द यूट्रस, मतलब जो पार्ट बी में जो हॉर्मोन्स है ना उनका यूट्रस पे आपको इम्पैक्ट बताना क्या है ऑफ द ह्यूमन फीमेल। 6 से 15 डेज में 1 से 5 डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है जिसमें एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है, एंड 6 से 15 डे वाला वो पीरियड होता है जिसमें एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 से 15 डे के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करा रहे हैं, आपका प्रोलिफेरेशन करा रहे हैं, प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज हमारे एमसीक्यूज वाले फिनिश, अब हमारे
2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, तो इतना लिखोगे सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट है किसके लिए, इसको लिख लेते हैं साथ ही साथ, इन्फ्लेटेड ग्रीन कोड के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इसको मैं लिख रही हूँ कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल जी। उसको क्रॉस कराया किसी दूसरे प्लांट के साथ, वो क्या था मेरा, वो था हमारे पास कौन। अब आप लोग भी इसको साथ ही साथ सॉल्व करो, सिर्फ देखना नहीं है बैठ के, सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा मेरा स्मॉल एफ स्मॉल जी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पुनिट स्क्वायर शो द अबव क्रॉस एंड मेंशन द रिजल्ट्स फिनोटाइप। अच्छा सिर्फ F1 जनरेशन बताना है, गैमेट्स बना दो एफ जी, ये बन गई मेरी F1 जनरेशन। तो ये तो हो गया मेरा यहाँ पे जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या आएगा बच्चों इसका, फिनोटाइप आएगा इन्फ्लेटेड एंड ग्रीन कोड। दिस इज F1 जनरेशन। कर लो इसको जल्दी से सॉल्व क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। जल्दी जल्दी से करो। हो गया सबका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। इसको जरा मैं रफ कर देती हूँ इधर से, सो दैट वी कैन गेट मोर स्पेस। आई गेस यहीं पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप वन ऑफ योर फ्रेंड इन द ग्रुप सडनली बिकम अनवेल, शी स्टार्ट स्नीजिंग एंड हैड ट्रबल इन ब्रीदिंग। मतलब आप किसी ट्रिप पे गए, आपकी फ्रेंड के साथ अचानक से क्या हो कि वो अचानक से बीमार हो गई एंड उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गई। तो डायरेक्टली आपके माइंड में क्या आ रहा है कि इसको किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। तो वही यही पूछ रहा है कि भाई नेम बताओ इस चीज का क्या है, तो नेम है हमारा एलर्जी हुई। और एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी इज द exaggerated response exaggerated response of the immune system। इम्यून सिस्टम का अचानक से कुछ रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजेंस present in environment is called energy। allergy not energy, present in environment, ठीक है। ये हो जाएगा। आप एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएटेड विद सडन रिस्पॉन्सेज। इसमें आपने टर्म बता दिया क्या है। व्हाट वुड द डॉक्टर रिकमेंड फॉर रिलीफ। अब उसको रिलीफ देने के लिए डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई आप एंटी एलर्जिक ले लो, मतलब एंटी हिस्टामाइंस ले लो, एंटी हिस्टामाइन, एड्रीनलिन आप ले लो एंड स्टेरॉइड्स आप ले लो। ये सारी चीजें उसको सजेस्ट कर दी जाएंगी। क्लियर। 19 क्वेश्चन तक सबको आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं, ज्यादा zoom हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों सबके सब कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, या सिर्फ सुन ही रहे हो, सबके सब साथ साथ सॉल्व करते चलना। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, सेम क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट है, जो भी चैप्टर के से रिलेटेड है, उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना साथ ही साथ। देखो क्वेश्चन 20 में CTTAAGGA, ये कौन सी साइट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यही पूछा है ना क्वेश्चन में भी। देखो कैसे सीक्वेंस है ये, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेम द एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज। कौन सा एंजाइम होता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर वहीं पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट से कट लगाता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियेज। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट लगाता है ना, सिर्फ एंड से। व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कट्स लगाता है, काउंटर पार्ट पे स्टिकी एंड्स बना सकता है। ये सारे के सारे यूजेस आप इसके लिख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियस क्या हेल्प करता है आपको, एक प्रॉपर सीक्वेंस जो आप चाहते हो, एक पर्टिकुलर साइट पे कट लगाना जब आप चाहते हो डीएनए के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below is a pyramid of biomass in an ecosystem where each bar represent the standing crop available। Exactly, हमें पता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जितना बायोमास प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कितने अमाउंट में मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। With the help of example explain the condition where this kind of pyramid is possible in nature।
अब ये हमारा क्या है, कौन सा है, ये इन्वर्टेड है, अपराइट है, दिस इज इन्वर्टेड, किसका है, बायोमास का। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक वाला हो सकता है, मतलब पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक वन, जो ट्रॉपिक लेवल वन होता है उसमें होता है मेरे फाइटोप्लैंक्टन, जिनका अमाउंट होता है कम, और उसके ऊपर डिपेंड होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन, इसलिए ये इन्वर्टेड बन जाता है। क्लियर? तो क्या पूछा है हमारा यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पाया जाएगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन। विद विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी द सेम शेप इन दिस सिचुएशन, क्या इस सिचुएशन में भी पिरामिड ऑफ एनर्जी, नो, इसका आंसर लिखोगे आप, नो, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी, सॉरी, ऑलवेज बी अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हमेशा अपराइट ही रहेगा ये, बिकॉज एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है सक्सेसिव लेवल में, एंड हर एक ट्रांसफर में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती ही होती है, बिकॉज एनर्जी फ्लोज वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर लेवल एंड ईच स्टेप सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ पिरामिड ऑफ नंबर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन अ ट्री, एक ट्री है तो ये भी मेरा अपराइट बनेगा, सॉरी इन्वर्टेड बनेगा, दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड बिकॉज एक ट्री है छोटू सा, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, ट्री एक है तो नीचे ट्रॉपिक लेवल वन छोटा हो गया, ऊपर बड़ा हो जाएगा। विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी द सेम, नो, पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पे अपराइट होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन मेल। स्क्रोटम, स्क्रोटम आपको बता देना, स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। स्क्रोटम एक एक्सटर्नल एक लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखवाता है, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, 2 से 2.5 लोअर टेम्परेचर, जो किसके लिए जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ये जरूरी होता है। लेडीज सेल्स का काम आप बता सकते हैं, लेडीज सेल्स क्या करते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। मेल एसेस्ट्री ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जो बनने वाला स्पर्म होता है उसमें एक सीमेन बनाने का काम करता है, जिसको कैल्शियम एनरिच बनाता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी देता है। तो ये तो बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, ये तो आप लोग फंक्शंस लिख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्टेट द एजेंट टू विच हेल्प इन पॉलिनेटिंग ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, एक्सप्लेन द एडेप्टेशन इन दीज प्लांट्स टू इंश्योर पॉलिनेशन। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जो मेरा कॉर्न प्लांट है ना, उसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। वाटर हाइसिंथ नाम वाटर है लेकिन होता विंड के थ्रू है, एज वेल एज विंड नहीं, इंसेक्ट्स, एक विंड के थ्रू भी हो सकता है प्लस इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। वेलिस्नेरिया का हमेशा वाटर के थ्रू होगा। तो ये तो होगा पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है। अब अडेप्टेशन क्या है, कॉर्न के अंदर आपने सुना होगा, कॉर्न प्लांट के अंदर टेसल्स होते हैं लार्ज साइज के, जो विंड के थ्रू क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को लेके जाते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। वाटर हाइसिंथ रहता पानी के अंदर है लेकिन पानी के सरफेस के ऊपर रहता है, तो वहां पे विंड या इंसेक्ट के थ्रू वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है। वेलिस्नेरिया वाटर के सरफेस के अंदर रहता है तो वहां पे वाटर करंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। वन वन मार्क्स में, मतलब 1 मार्क्स में कौन के बारे में, 1 मार्क्स में वाटर हाइसिंथ, 1 मार्क्स में वेलिस्नेरिया। अगर आप सिर्फ पॉलिनेटिंग एजेंट लिख के आ गए कि यहाँ पे विंड के थ्रू होता है, यहाँ पे तो हाफ हाफ मार्क्स आपको मिलेगा, हाफ कौन वाले में मिल जाएगा, हाफ इसमें हाफ इसमें। 1 मार्क्स में कौन के बारे में लिखना है तो हाफ मार्क्स आपको पॉलिनेटिंग एजेंट के देंगे, हाफ मार्क्स आपको एडेप्टेशन के देंगे। तो क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है उसको भी समझने का ट्राई किया करो। सेम इसमें भी स्क्रोटम में 1 मार्क्स का मतलब है 3 मार्क्स का, लेकिन 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो स्क्रोटम में सिर्फ 2 लाइन्स लिख के आना, ये नहीं कि भर के आ रहे हो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा एक्सप्लेन कर डाल रहे हो। क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग लिखना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। Identify the polarity of X to X in the diagram below and mention how many more amino acids expected to be added in this polypeptide chain. देखते हैं जरा क्या है हमारी polypeptide chain।
ओके, मतलब मेरा ये प्रोसेस चल रहा है कौन सा, ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा है, और मेरे को पता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में मेरे पास होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में, और यहाँ पे बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, क्या ऐड हो चुके हैं, अमाइनो एसिड्स ऐड हो चुके हैं। मेंशन द कोड एंड कोडॉन फॉर, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन, पहली चीज तो एक्स से एक्स डायरेक्शन पूछा था, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, कि और कितने अमाइनो एसिड बनेंगे। अब देखते हैं लास्ट वाला अमाइनो एसिड क्या हो गया है मेरा, यूएए, ये रहा यूएए। यूए क्या है, एक हमारा स्टॉप कोडॉन है, तो अब मेरा स्टॉप कोडॉन आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नया अमाइनो एसिड नहीं कोड होगा, नो न्यू अमाइनो एसिड विल कोड। मेंशन द कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, एलिनीन के लिए क्या होता है, जी सी ए कोडॉन होता है, तो इसका एंटी कोडॉन हो जाएगा जी सी यू, ये हो जाएगा। तो याद रख लेना बच्चों एलिनिन के। अब आप बोलोगे मैम वो तो बहुत बड़ा सा चार्ट है, सारा का सारा याद करना है, सारा याद नहीं करना है। देखो सबसे पहले एक तो हम लोगों को मेथियोनिन का याद करना होता है, वो तो हम लोगों को याद रहता है, मेथियोनिन का याद कर लेना, एलेनिन का याद कर लेना, कभी कभी ट्रिप्टोफेन का भी पूछ लेते हैं, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, वेलिन एंड ग्लाइसिन, जितने मैंने बताए सिर्फ इनके याद कर लेना, इसके अलावा और नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, why are some untranslated sequence of base seen in mRNA coding for a polypeptide, where exactly are they present on mRNA? untranslated regions क्यों present होता है, untranslated regions जरूरी होते हैं for the efficient translation process। एग्जैक्टली इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि भाई क्यों अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है, सिर्फ ये लिख के आना, अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं हमारे, जो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसमें इनिशिएशन कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद वाला जितना भी रीजन्स होता है वो सारे अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन कोडोन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन, ये आपको लिख के आना है। क्लियर, लिख आओगे आंसर इजीली। नेक्स्ट चलो, हाउ इज हार्डे वेनबर्ग एक्सप्रेशन डेराइव्ड, हार्डे वेनबर्ग एक्सप्रेशन कैसे डेराइव किया गया, तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। पी क्या, पी स्क्वायर हमको क्या बताता है, पी स्क्वायर मतलब होमोजाइगस बताता है, क्यू स्क्वायर हेट्रोजाइगस बताता है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप एक्सप्लेन करके आ जाना यहाँ पे। कितने मार्क्स में एक्सप्लेन करोगे, एटलीस्ट आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा यहाँ पे। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले 2 फैक्टर्स बताने हैं, तो पहला फैक्टर होता है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट, और आपका और क्या होता है यहाँ पे, रैंडम म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, रैंडम मैपिंग नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो लिख के आने हैं। क्लियर, 2 फैक्टर्स बोला है इन्होंने, लेकिन एटलीस्ट 3 या 4 तो लिख के आ जाना। नेक्स्ट देखो, हाईलाइट द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद अ डायग्राम। इस अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एंटीबॉडी, बच्चों साथ साथ इसको बनाओ, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन छुड़वा दिया आपका ऊपर हार्डे वैन में, तो साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिखो, इसको प्रैक्टिस करो, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी लिखने की, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, आप साथ ही साथ लिखते चलो इन चीजों को। ऐसी क्वेश्चन नंबर 27 में भी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनाओ, सभी की सभी अभी बैठ के एंटीबॉडी की पूरी स्ट्रक्चर बनाओ, चारों की चारों एंटीबॉडी इसमें जो उसमें H2L2 दोनों हैवी चेन्स बनाओ, दोनों लाइट चेन्स बनाओ, उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताना है, 4 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड टू गिव अ ह्यूमरल इम्यून, 4 एंटीबॉडीज के नाम बताना है, IgA, IgE, IgG और IgM, अल्फा और E फॉर क्या होता है, एप्सिलॉन, G फॉर गामा, M फॉर म्यू, ये लिख देना, इनमें से किसी 2 के फंक्शन लिख देना, IgA के और IgE के फंक्शन बता देना। क्लियर, बहुत सिंपल है, लिखो इसको अभी के अभी साथ के सब आंसर। आंसर नहीं लिखोगे तो सच्चे बता रही हूँ बहुत प्रॉब्लम आएगी, जब एग्जाम में लिखने बैठोगे ना याद सब कुछ होगा लेकिन ब्लैंक फील करोगे बिल्कुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है, एंड याद रखना इसको एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम ओनली, डायग्राम जैसे मैंने आप लोगों को बनवाया हुआ था
सेम वैसी डायग्राम बनाना और डायग्राम के साइड साइड में स्टेप्स बना बना के लिख देना। पहले एक मॉस्किटो बनाओगे, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटता है वो सबसे पहले, फिर इन्फेक्टेड ह्यूमन से उसकी बॉडी के अंदर गैमेटोसाइट्स जाते हैं, फिर वो गैमेटोसाइट्स किसके, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, डेवलप होके वो वहां पे स्पोरोजोइड बनाते हैं और उसके स्लेवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं, फिर वो किसी दूसरे ह्यूमन को काटता है तो दूसरे ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोजोइट चला जाता है, फिर वो स्पोरोजोइट उसके लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, उसके आरबीसीज को खाना शुरू कर देता है। तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। क्लियर है, कर लोगे। फिर इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक पीरियडिक चिलनेस और हाई फीवर होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आपके हीमोजोइन की वजह से होता है, जो इन्फेक्टेड आरबीसी से रिलीज होता है, हीमोजोइन की वजह से आपका चिलनेस और हाई फीवर आता है। इसमें सिर्फ इतना लिखना है आपको, लेकिन पूरी साइकिल आप ड्रॉ करोगे प्लाज्मोडियम की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे वीडियो को स्टॉप करना एंड 26 वाले का पूरा आंसर लिखना, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, mixture of DNA with fragments ranging from 200 base pair to 2500 base pairs है, was electrolyzed on a agarose gel with the following diagram। अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर से डीएनए डाल रहे हैं, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड डाल रहा है, तो इसका मतलब मेरा डीएनए तो यहाँ पे मूव करेगा ही नहीं करेगा। What result will be observed on staining with इथेनियम ब्रोमाइड, इथेनियम ब्रोमाइड से बेटा कितना भी स्टेनिंग कर लेना, नो डीएनए विजिबल, कोई डीएनए मेरे को विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं विजिबल होगा, बिकॉज हम लोग डीएनए को पॉजिटिव टर्मिनल की साइड डाल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, तो डीएनए विल नॉट मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसलिए मेरे को यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, द अबव सेटअप वाज मॉडिफाइड, अब हमने उस वाले सेटअप को मॉडिफाई कर दिया, विद 250 बेस पेयर वाज ऑब्जर्व्ड एट एक्सपोजिशन। देखते हैं कहाँ है एक्सपोजिशन हमारी, ये रही, यहाँ पे मेरे को 250 वाला दिखाई दिया और हमने कितने लिए थे, एक 250 था और एक 20, तो मतलब मेरा जो 250 थे सबसे कम, सबसे कम लेंथ का है ये, तो सबसे कम लेंथ का है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया होगा, व्हाट चेंजेस वर मेड टू द प्रीवियस डिजाइन टू ऑब्टेन ए बैंड। अगर मेरे को एक्स पे एक्स वाला बैंड चाहिए तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैंने टर्मिनल्स लिए थे ना, ऊपर की साइड मैंने कौन सा टर्मिनल लिया था पहले, पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, उन टर्मिनल्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंजिंग ऑफ टर्मिनल विल लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ डीएनए टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे एक्स बैंड दिखाई देगा। व्हाई डिड द बैंड अपियर एट द पोजीशन एक्स, एक्स बैंड पे मेरे को क्यों दिखाई दिया, बिकॉज जो हमारे स्मॉलेस्ट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे विल मूव फास्टर एंड विल मूव फार्दर टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऐसे ऐसे करके आप पूरा एक्सप्लेन इसको कर सकते हो, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको ये आता है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इतना ही इजी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। There was loss of biodiversity in an ecosystem due to a new construction project in that area। मतलब किसी एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस आ गया। What would be its impact on the ecosystem state any, कोई भी 3 रीजन बताने हैं कि वो नया कंस्ट्रक्शन काम चलने की वजह, सबसे पहले वहां की जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, प्लांट प्रोडक्टिविटी, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाएंगे वहां पे, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि फ्लड्स वगैरह ये सब आने शुरू हो जाएंगे और इकोसिस्टम में हो जाएगा डिसबैलेंस। तो ऐसे ही आप यहाँ पे 3 रीजंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिस्ट एनी 3 मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका तो एवरी क्वार्टेट होता है। पहला मेरे पास होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और थर्ड लिख देना यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ एक और भी तो होता है ना, को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन। हो गया ये भी आंसर क्लियर हमारा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, गिवन विल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब इसमें जो है हमें डॉटेड डॉटेड से दिया हुआ है, ये हमारे पास कैरियर है, जो फुल लाइन से दिया है वो नॉर्मल है, और जो फील्ड है वो हमारे अफेक्टेड है। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड में अफेक्टेड है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा मेरे पास रिसेसिव। तो सबसे पहले हम पता करते हैं डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट तब होगा जब सारी जनरेशन अफेक्टेड होगी, एक भी जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए वहां पे। जनरेशन स्किप है, रिसेसिव है। अब मेरे को पता करना है यहाँ पे कि एक्स लिंक है, ऑटोजोमल है। अब एक्स लिंक और ऑटोजोमल कैसे पता करूं? देखो यहाँ पे भी मेरे पास मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे सिर्फ एक फीमेल अफेक्टेड है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स लिंक ट्रेड चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स लिंक ट्रेड चल रहा है, बिकॉज हर केस में एक मेल अफेक्टेड जरूरी हो रहा है। हर केस में एक मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये हमारा एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर आ गया है यहाँ पे सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर inheritance pattern exhibited in the pedigree chart, what conclusion can you draw about the conclusion? हमने बता दिया x linked recessive है। If the female is homozygous for the affected trait in the pedigree chart, then what percentage? फीमेल होमोजाइगस है, तो मतलब मेरे पास फीमेल एक्सी एक्सी और उसका क्रॉस किसके साथ कराओ? अगर एक्स वाई मेल के साथ क्रॉस करा दिया तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जितने भी मेल बनेंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे। कैसे? देखो एक्सी एक्स, एक्सी वाई, एक्सी एक्स एंड एक्सी वाई। अब देखना जरा कितने मेल बने? 1 2, मतलब दो मेल बने कि दोनों के दोनों अफेक्टेड है, तो परसेंटेज क्या हो गया? 100%। अगर फीमेल होमोजाइगस अफेक्टेड है तो वहां पे जितने भी मेल बनेंगे वो सब के सब कैसे बनेंगे? सब के सब अफेक्टेड ही बनेंगे। तो आंसर क्या लिख के आओगे? सिर्फ 100% लिख के आओगे। अगर चाहोगे तो ये क्रॉस बना के आ जाना, ये भी सफिशियंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गिव द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग 1 2 3 4। इनका जीनोटाइप बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। दिस टाइप ऑफ पैटर्न आउट ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन व्हिच वन हैज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट? लेस प्रोबेबिलिटी हमने देखा मेल 100% बन रहा है, तो लेस प्रोबेबिलिटी किसकी है? फीमेल्स की है। क्योंकि फीमेल सिर्फ तभी अफेक्टेड हो सकती है जब हमारी जो फीमेल हो वो एटलीस्ट कैरियर हो। फीमेल तो मतलब कैरियर होनी ही होनी चाहिए। फीमेल कैरियर है और मेल अगर नॉर्मल है तब भी हमारी जो फीमेल है वो क्या बन सकती है? तब भी हमारी फीमेल नॉर्मल बनेगी। फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए मेल का अफेक्टेड होना और फीमेल का कैरियर होना जरूरी ही जरूरी है। क्लियर? 1 2 3 4 थर्ड जनरेशन देख लेते हैं एक बार। थर्ड जनरेशन 1, ये तो हमारे पास मेल है। दिस इज एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, 3xy 4x6। बस ये जीनोटाइप बताना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मैम इसको एक्सी लिखे इस वाले लिखे, कुछ नहीं, नॉर्मली लिख के आना है एक्स एस एक्सी, क्योंकि उन्होंने कोई डिसीज का नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। सिर्फ आप यहाँ पे जो बॉक्स वाले हैं उसको एक्स वाई, जो सर्किल वाले हैं वो एक्स एक्स, सिंपल ऐसे लिख के आना है। और ये यहाँ पे ये डॉट का समझते हैं ना, ये 1 है, 1 2 3 4 ऐसे है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अभी 30 क्वेश्चन देखने में थोड़ा भयानक लगता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा था डेटा बिलो शो द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन स्मोक बाय अ स्मोकर टेकिंग 10 पफ एवरी मिनट। मतलब वो हर मिनट में 10 पफ लेता है कोई स्मोकर। उसके अंदर हमें निकोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बताइए कि फर्स्ट मिनट में उसकी बॉडी के अंदर इतना निकोटीन गया, सेकेंड पे गए तो 5 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 3 पे गए तो इतना हो गया। तो बोलते हैं कि 10 मिनट में उसकी बॉडी के अंदर निकोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? तो देखना जरा 10 मिनट पे कितना है। 10 मिनट पे उसकी बॉडी के अंदर हो जाएगी 45 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा आपका? 45 mg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डी में देखो हाउ विल दिस अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीम बाउंड ऑक्सीजन एट 10 ml? हाउ विल दिस अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीम बाउंड ऑक्सीजन एट 10 मिनट? मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो आपका जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इंक्रीज हो जाएगी। मींस आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत इजीली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने लग जाएगा एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या सफोकेशन वगैरह फील होने लग जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट्स इन हाई ब्लड प्रेशर? सिगरेट के अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली निकोटीन होता है। और ये निकोटीन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है आपकी
एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उसको बोलेगा कि आप अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करो, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। एंड एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन क्या करता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट इन लंग कैंसर? बिकॉज सिगरेट जो होती है दैट इज कार्सिजन इन कार्सिनोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अगर आप कॉन्टिन्यूसली मतलब एक बहुत लॉन्ग टाइम तक सिगरेट स्मोक करते हैं तो वो कार्सिनोजन क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर ट्रैप होने लग जाता है। उसका जो स्मोक होता है वो लंग्स के एयर सेक्स को ब्लॉक करने लग जाता है। जो हमारी एल्वेलाई की डिफ्यूजिंग पावर है वो कम हो जाती है, वहां पे आपका फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है जिसकी वजह से कफ होने लग जाएगा एंड सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा एंड इट फाइनली लीड्स टू एम्फाइसीमिया, मतलब आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द इवेंट फ्रॉम कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन फीमेल, या फिर इसकी कंपैरिजन में आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एमएमसी टू द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर, मतलब आपका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक तक बनने का जो प्रोसेस होता है आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोनों में से कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इजीली है। कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन से स्टार्ट करोगे, पहले इंसेमिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका ओव्यूम एंड फर्टिल ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ओवम आएगा, सॉरी स्पर्म आएगा, ओवम की सबसे पहले जोना पेलुसिडा को टच करेगा, जोना पेलुसिडा क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ओवम की उसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देगी ताकि वहां पे पॉलीस्पर्मी ना हो पाए। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस 2 फिनिश करेगा, मियोसिस 2 फिनिश करने के बाद सेकेंड पॉलर बॉडी बनाएगा, एक ऊटिड बनाएगा। सेकेंड पॉलर बॉडी आपके विटिलिन फ्लूइड के अंदर चली जाती है, फिर आपका ऊटिड के साथ स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद सिंगल सेल जाइगोट बनेगा। पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। सेम एमएमसी में भी आपको ऐसे ही करना है कि सबसे पहले मेरे पास एमएमसी होता है एक, ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, इसके अंदर पहले मियोसिस होगा तो मेगास्पोर बनेगा, फिर मेगास्पोर के अंदर हमारे डिविजन्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, पहले एक सेल बनेगा, फिर उससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 8 न्यूक्लियेट स्टेज बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। फिर साइटोकाइनेसिस में हमारे पास 2 सेल्स क्या होंगे, एक चलाजल एंड पे चले जाएंगे, 2 3 हमारे एक दूसरे सेल पे दूसरे एंड पे आपके माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, सेंटर में हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियर रह जाते हैं। ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। याद रखना सेकेंड वाला जो है ये ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज आप इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट वन वाला डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के। दोनों को ट्राई करना अभी लिख के देखने का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले आप जाइगोट बनाओगे, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 2 से 4 8 ब्लास्टोमियर, ये सारी स्टेजेस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। डन। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द सेगमेंट्स ऑफ mRNA गिवन बिलो। ओके, ठीक है, हमारे पास ये सेगमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स का मतलब होता है इनएक्टिव पार्ट जिसको मेरे को निकालना होता है। क्वेश्चन में क्या पूछे, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेकिंग फुल्ली प्रोसेस HNRNA बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, 5th एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाना होता है एंड थर्ड एंड पे क्या कराना होता है मेरे को, एडिनाइलेशन कराना होता है। एडिनाइलेशन में हम कितने एडेनिन ऐड कराते हैं, 200 से 300 एडेनिन ऐड कराते हैं। उसके बाद हम इसको बोलते हैं हम आपका दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग। तो पहले मैं यहाँ पे कैपिंग कराऊंगी, फिर मैं यहाँ पे टेलिंग कराऊंगी एंड स्प्लाइसिंग कराऊंगी। स्प्लाइसिंग में हम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, सभी एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज। ये प्रोसेस होता है मेरा HNRNA से एक पूरा mRNA बनाने का। क्लियर, तीनों स्टेप्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। फिर आता है जीन एनकोडिंग, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड हैव बीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इन द सेल। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 और थर्ड किसी रीजन से म्यूटेशन हो गया और वो अफेक्टेड हो गए, क्या हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, क्योंकि जो मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये मेरे पास rRNA बनाने का काम करता है।
और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल, मतलब मेरा टीआरएनए बनाने का काम करता है। और अगर मेरे पास आरआरएनए और टीआरएनए ही नहीं होगा तो मैं कैसे राइबोसोमल यूनिट्स को लेके आऊंगी, कैसे मेरे टीआरएनए नए नए अमीनो एसिड्स को लेके नहीं लेके आ पाएगा। तो मतलब जनरली मेरा फोटोसिंथेसिस नहीं, पूरा प्रोटीन प्रोसेस, पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेकोपेरॉन से। लेकोपेरॉन में देखो पीपो जेड वाई ए। अब इसमें क्या पूछा गया है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमेज, परमेज की जो एक्टिव साइट है सेल के मेम्ब्रेन पे वो ब्लॉक हो गई है इनहिबिटर से। अगर परमेज ही हमारा ब्लॉक हो गया तो मेरा लैक्टोज एंटर नहीं हो पाएगा सेल के अंदर, और अगर लैक्टोज नहीं आएगा तो इनहिबिटर से जो इंड्यूसर्स आ रहे हैं उन इंड्यूसर से कौन बाइंड करेगा। अगर इंड्यूसर से कोई बाइंड नहीं करेगा, इंड्यूसर आएगा ऑपरेटर साइड से बाइंड कर जाएगा और मेरा लैकोपेरॉन हो जाएगा। तो लैकोपेरॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा अगर मेरी एंजाइम परमेज की जो साइट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये पूरा लैकोपेरॉन समझा रखा है प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो मेरा इंड्यूसर्स होते हैं, यहाँ से इंड्यूसर्स निकलते हैं इनहिबिटर साइड से, वो जाके ऑपरेटर साइड से बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाता। लेकिन अगर मेरे बाहर के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, वो लैक्टोज सेल के अंदर आएगा, लैक्टोज क्या करेगा, जैसे ही इंड्यूसर यहाँ से निकले उनसे बाइंड कर जाएगा। अब ये इंड्यूसर ऑपरेटर साइट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज मेरा ZYA से एंजाइम्स बना पाता है, उस केस में लैकोपेरॉन ऑन हो जाता है। बाहर के मीडियम में लैक्टोज है, लैकोपेरॉन स्विच ऑन रहेगा, बाहर के मीडियम में लैक्टोज नहीं है, लैकोपेरॉन ऑफ रहेगा। क्लियर। बी में देखो, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई जीन हैज बिकम एबनॉर्मल। आई जीन मतलब आई से जो प्रोटीन निकल रहे हैं, मतलब जो मेरे इंड्यूसर्स निकल रहे हैं वो एबनॉर्मल हो गए किसी रीजन। अगर वो एबनॉर्मल हो गए तो कोई इनहिबिटर नहीं निकल रहा है, वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, मतलब मेरा जो लैक्टोज वाला प्रोसेस है वो स्विच ऑन ही रहेगा हमेशा। लैक्टोज हो मीडियम में या ना हो, हमेशा स्विच ऑन रहेगा। इट इज इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द बैक्टीरिया कंटेन ओनली लैक्टोज। अगर सिर्फ लैक्टोज हो बाहर के मीडियम में तो मेरे को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत ही क्या, अगर सिर्फ लैक्टोज है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कराता है। और लैक्टोज इंड्यूसर्स की तरह काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जैसे लैक्टोज इनहिबिट कर देता है इनहिबिटर को, गैलेक्टोज नहीं करा पाएगा। तो इसका मतलब इस केस में भी मेरा स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑन सिर्फ एक केस में रहेगा, अगर बाहर के मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज है तो स्विच ऑन रहेगा, अनलेस नहीं रहेगा। और ए केस में लैक्टोज है बट अंदर नहीं आ पा रहा है। बी केस में क्या हुआ, बी केस में मेरा आई जीन से कुछ इनहिबिटर्स नहीं निकल रहा है। सी केस में क्या हुआ, सी केस में लैक्टोज नहीं है, उसकी जगह गैलेक्टोज है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑयल स्पिल्स इज अ मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। एग्जैक्टली, इट हैज बीन फाउंड दैट different strains of Pseudomonas bacteria have gene to break down the four major groups of hydrocarbon in oils. Trials are underway to use different, बहुत बोरिंग है, देखो मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए सूडोमोनास पोटैटा का हम यूज करते हैं, बायोटेक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बाय। हम क्यों बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो इको फ्रेंडली होता है, कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ कोज नहीं करते, हमारे जितने भी ऑयल स्पिल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये आप लिख देना बायोटेक्नोलॉजी में क्यों यूज कर रहे हैं। फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर वाज कैरिड आउट। पीसीआर को हम यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, एग्जैक्टली यूज करते हैं। पीसीआर वाज रन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज, पॉलीमरेज की वजह से कराते हैं, व्हिच वाज फंक्शनल ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। हाउ विल दिस इफेक्ट, अगर लो टेम्परेचर होगा तो भाई पीसीआर वर्क नहीं कर पाएगा, इसका मतलब नो एम्पलीफिकेशन, कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ सच बैक्टीरिया स्प्रेड इन वाटर बॉडीज विद ऑयल स्पिल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बताना है एनवायरमेंट पे। पॉजिटिव इफेक्ट तो जो ए में लिखा वही लिख देना पूरा का पूरा, कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे वाटर को कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे
वो बहुत अच्छे से ऑयल स्पिल्स को रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह ना यूज करके डायरेक्टली हम बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में यूज कर। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, बैक्टीरिया को जितनी अमाउंट में चाहे उतनी अमाउंट में ग्रो करा सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम मल्टीप्लाई करा के ग्रो भी करा सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि बाय चांस अगर मेरे बैक्टीरिया ने अपने अंदर कुछ म्यूटेशन कर लिया, किसी हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा जो वाटर है उस वाटर को पॉइजनस बना सकता है। वाटर के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसेक्ट्स इन द लेपिडोप्टेरन ग्रुप ले एग्स ऑन मेज क्रॉप, द larvae on hatching feed on maize leaf and tender cob. In order to arrest the spread of three such lepidopteran pests, bt maize crop were introduced in the lepidopteran. Okay, in the experimental study was carried out to see which of the three species of lepidopteran pest was most susceptible to, कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी होगी टू बीटी जीन एंड इट्स प्रोडक्ट। अब हमें पता है बीटी जीन के लिए वो सबसे ज्यादा ससेप्टाइल वो होगी जिसके अंदर एल्कलाइन मीडियम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बीटी जीन का जो प्रोटीन होता है उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज ए है, स्पीसीज 2 और स्पीसीज 3। स्पीसीज ए बी 2 3, ठीक है, तीनों के तीनों दे दिए हैं। अब क्वेश्चन बढ़ता है डायरेक्टली। अब बोल रहे हैं कि इंसेक्ट गट पीएच वाज रिकॉर्डेड। अब इनकी जो इंसेक्ट्स थी इनकी गट का पीएच भी रिकॉर्ड कर लिया। एक का 10 है, एक का 8 है, 6 है, तो इसका मतलब है मेरा जो 6 वाला है वो तो एसिडिक हो गया। तो 6 पे तो मेरा बीटी जीन वर्क करेगा ही नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ द बीटी ग्रुप ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ 3 स्पीसीज स्टेम बोरर एंड सजेस्ट व्हिच स्पीसीज इज लेस ससेप्टाइल टू बीटी टॉक्सिन। सबसे कम कौन सी होगी? 6 वाली। 6 वाली कौन सी है? ये स्पीसीज 3। तो मतलब मेरी जो स्पीसीज 3 है वही सबसे कम ससेप्टाइल होगी, और सबसे ज्यादा ससेप्टाइल कौन होगी? मेरी होगी स्पीसीज 1। क्यों होगी? बिकॉज इसका हाई अल्कलाइन मीडियम, और उसके बाद होगी मेरी सेकेंड वाली। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन सजेस्ट व्हाई सिमिलर इफेक्ट्स वाज नॉट सीन इन, तीनों के अंदर सिमिलर मेथड्स क्यों नहीं आए? इसकी यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज हमारा जो थर्ड वाली स्पीसीज है उसका मीडियम कैसा है? उसका एसिडिक मीडियम है, और जो बीटी टॉक्सिन हमारा जो प्रोटीन सिक्रेट करता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट होने के लिए एक एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे ही हमारा फिनिश सैंपल पेपर। तो देखो 1 घंटे में मैंने आप लोगों को पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करा दिया, एक्सप्लेन करा दिया। अगर आप इसको जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन की प्रॉपरली आंसर लिख लिख के करना से करोगे तो मैक्स 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में पूरा सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्लियर? और जैसे मैंने देखो आप लोगों को कल इकोलॉजी में बताया था कि इकोलॉजी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखो इकोलॉजी में ज्यादा मेहनत मत करो कि पढ़े जा रहे हो मैम इकोलॉजी नहीं समझ में आ नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं है, माइक्रोब्स इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहाइट आंसर से भी कुछ क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन था सिर्फ एमसीक्यू वाला। तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो उन चैप्टर्स में? सैंपल पेपर का पैटर्न देखो बहुत इजी आता है, फोकस करो अपने नीट एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है। आप लोग, मुझे पता है आप लोग सब कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी चलो वीडियो पूरा देख ही लिया है, देन वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।